नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। हम देखेंगे कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र यानी भारत की कमान आज़ादी के बाद से अब तक किन किन लोगों ने संभाली है। ये कहानी है भारत के प्रधानमंत्रियों की, एक के बाद एक। तो सवाल यही उठता है ना कि आखिर आज़ादी के बाद से इतने बड़े और विविध देश को चलाया किसने है। चलिए इसे एक रिले रेस की तरह देखते हैं और शुरू करते हैं बिल्कुल पहले लैप से। तो पहला पड़ाव 1947 से 1966। ये वो दौर था जिसने आप कह सकते हैं देश के भविष्य की नींव रखी। और इस रेस की शुरुआत करते हैं भारत के पहले प्रधानमंत्री और सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री भी, जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने ही शुरुआती सालों में देश को दिशा दी। कह सकते हैं कि आधुनिक भारत की जो औद्योगिक और वैज्ञानिक नींव है वो उन्हीं के दौर में रखी गई। नेहरू जी के निधन के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि कमान एक कार्यवाहक मतलब एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर गुलजारी लाल नंदा को सौंपी गई। ये एक तरह से एक अस्थायी जिम्मेदारी थी जब तक देश को अपना अगला स्थायी नेता नहीं मिल जाता। और फिर वो बैटन संभाला लाल बहादुर शास्त्री जी ने। देखिए, उनका कार्यकाल भले ही छोटा था लेकिन कितना प्रभावशाली था। जय जवान जय किसान का नारा, उन्होंने इस एक नारे से मुश्किल समय में पूरे देश को एक साथ खड़ा कर दिया। और यहाँ कहानी में एक बड़ा ही दिलचस्प मोड़ आता है। गुलजारी लाल नंदा एक बार फिर उन्होंने दूसरी बार एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर के तौर पर जिम्मेदारी संभाली। भारतीय राजनीति में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। अब हम इस रेस के एक नए बहुत लंबे और कह सकते हैं एकदम निर्णायक दौर में आ गए हैं। ये एक ऐसा दौर था जिस पर एक ही बहुत मजबूत शख्सियत का असर रहा। जी हां, इंदिरा गांधी। यहां से उनका पहला और काफी लंबा कार्यकाल शुरू हुआ। और क्या दौर था वो, बहुत कुछ बदला। सोचिए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, 1971 की जंग हुई। इन सब बड़ी घटनाओं ने देश की राजनीति को एक बिल्कुल नई शक्ल दे दी। लेकिन फिर इंदिरा गांधी के इस लंबे शासनकाल में एक ब्रेक आया। कमान संभाली मोरारजी देसाई ने। और ये कोई छोटी बात नहीं थी। वो भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। मतलब एक बहुत बड़ा राजनीतिक बदलाव। मोरारजी देसाई के बाद एक और छोटा सा कार्यकाल आया, चरण सिंह का। ये एक बड़ी वापसी से ठीक पहले का एक छोटा सा स्टॉप था, कह सकते हैं। और ये देखिए, इंदिरा गांधी की सत्ता में जबरदस्त वापसी। 1980 में उन्होंने फिर से कमान संभाली। ऐसा करने वाले कुछ ही नेता हुए हैं जिन्होंने इस लीडरशिप की रेस में एक से ज्यादा लैप पूरे किए हों। अब आता है इस रेस का अगला दौर, गठबंधन का दौर। ये एक ऐसा समय था जब बहुत तेजी से बदलाव हुए, राजनीतिक अस्थिरता भी काफी रही। वो जो बैटन था ना, वो बहुत तेजी से एक हाथ से दूसरे हाथ में जा रहा था। इंदिरा गांधी के बाद नेहरू गांधी परिवार की अगली पीढ़ी ने कमान संभाली, राजीव गांधी। उनका एक विजन था। वो भारत को अगली सदी के लिए तैयार करना चाहते थे। टेक्नोलॉजी और मॉडर्नाइजेशन, इन पर उनका खास जोर था। और ये टाइमलाइन देखिए, ये उस उथल-पुथल भरे दशक की पूरी कहानी कहती है। पहले आए वीपी सिंह, जिन्होंने सामाजिक न्याय की राजनीति को एक नई दिशा दी। फिर चंद्रशेखर का छोटा कार्यकाल। और फिर पीवी नरसिम्हा राव, जिन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था के दरवाजे दुनिया के लिए खोल दिए। एक बहुत बड़ा कदम। इसके बाद तो देखिए 1996-97 में कितनी तेजी से बदलाव हुए। वाजपेयी जी, फिर एचडी देवेगौड़ा और फिर आई के गुजराल। ये सब छोटे छोटे कार्यकाल साफ दिखाते हैं कि वो गठबंधन सरकारों का दौर कितना अस्थिर था। लेकिन फिर इस रेस में एक बड़ा बदलाव आया। अस्थिरता के बाद अब वापसी हुई लंबे और ज्यादा स्थिर कार्यकालों की। ये एक तरह से राजनीतिक स्थिरता के एक नए दौर की शुरुआत थी। और इस नए दौर का सबसे बड़ा उदाहरण है अटल बिहारी वाजपेयी। जरा सोचिए, उनका पहला कार्यकाल सिर्फ 13 दिन का था और फिर जो वो वापस आए तो पूरे 5 साल से भी ज्यादा चले। ये जो फर्क है ना, यही उस दौर में आई स्थिरता को दिखाता है। उनके बाद आए डॉक्टर मनमोहन सिंह। उन्होंने पूरे 10 साल तक देश का नेतृत्व किया, मतलब 2 पूरे कार्यकाल। और इससे स्थिरता का वो जो दौर शुरू हुआ था वो और भी पक्का हो गया। और फिर हम आते हैं आज के दौर में। वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 से लेकर अब तक वो इस लीडरशिप की रिले रेस का मौजूदा लैप पूरा कर रहे हैं। तो देखा आपने, ये सिर्फ 18 नाम या तारीखें नहीं हैं। ये तो एक लगातार चलती हुई कहानी है, भारत के अपने सफर की कहानी। हर प्रधानमंत्री ने इसमें अपना एक पन्ना जोड़ा है। अब सवाल बस यही है कि इस कहानी का अगला अध्याय क्या होगा।